वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्लास 12 टर्म 1 एमसीक्यूज जो कि आपके इस बार एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर के अंदर, यानी कि दिसंबर 2021 के अंदर। तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है, तो ये वाला एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। तो और साथ ही साथ जो है 40 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का। तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। ठीक है, तो ये बाईलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज के बच्चे, दोनों ही मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और एग्जाम भी आपका इसी तरह से आएगा, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आएगा, हिंदी भी और एज वेल एज हिंदी भी। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसके भी एमसीक्यूज को देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। जहाँ भी आप पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, जो भी ग्रुप्स हैं आप वहाँ पर सेंड कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके इसका। और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को ऑन करिए, अगर आपने अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया है। पीडीएफ चाहिए, स्टडी ब्लॉग एडू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर आपने इतना कर दिया है। तो चलिए चलते हैं हम सीधा हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे बहुत ही आसानी से। इसको देखते हैं, थोड़ा जूम अगर कर सके हम, तो नहीं नहीं हो पाएगा इतना ही जूम। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अभिलेख का अध्ययन करता है, जो अभिलेख के बारे में पढ़ता है, समझता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जेम्स प्रिंसेप से रिलेटेड। तो आपके इस चैप्टर के पहले ही पन्ने पर इसके बारे में लिखा है कि जेम्स प्रिंसेप जो था, इसने किन लिपियों को, यानी कि किन स्क्रिप्ट्स को इसने पढ़ लिया था। तो वे लिपियां थी, कौन सी लिपियां थी वे? कौन सी लिपियां थी वे? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी, इन लिपियों को इसने डिकोड कर लिया था, पढ़ लिया था, या आप जो भी इसको कह सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, पहले ही पन्ने पे ये सवाल है, इसको देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ जो है कब निकाला था? तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ निकाल लिया था, इसको डिकोड कर लिया था, मीनिंग इसकी ढूंढ ली थी। पर ये पूछा जा रहा है कि कब ढूंढा था। तो क्या कहते हैं, 1830 के दशक में, यानी कि 1830s में जो है इसको डिकोड किया था उसने। फिर अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप जो है वो कौन थे? ठीक है, जेम्स प्रिंसेप से आपको यहाँ पर कई सारे सवाल देखने को मिल गए होंगे। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो बेसिकली ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, ऑफिसर थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो भी काम किया, ये आपके लिए सवाल बन गया। तो 3 सवाल जो इनसे रिलेटेड बने, ये आपने देखे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर डैश लिखा था। क्या लिखा था? पियदस्सी। तो पियदस्सी का मतलब क्या होता है भाई? तो पियदस्सी का बेसिकली मतलब होता है ऐसा राजा जो जिनका मुख बहुत सुंदर हो। ठीक है, प्लीजेंट फेस हो या प्लीजेंट किंग, ये इसका मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे सिक्के, ऐसे अभिलेख, ऐसे इंस्क्रिप्शंस जहां पर ये चीज लिखी थी, जिसका मतलब जो लिखा था पियदस्सी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्लीजेंट फेस, या जिसका ऐसा राजा जिसका मुख बहुत ही सुंदर हो। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट डैश सबसे प्रसिद्ध शासक था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके जो अभी प्री टर्म एग्जाम हुए हैं, तो इसमें भी आपने एमसीक्यूज देखे होंगे, उसमें आपको ये सवाल देखने को जरूर मिला होगा। तो ये पूछा जा रहा है कौन थे वो? तो अशोक। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, तो ASHOK, अशोक। अशोक को जो है बौद्ध ग्रंथ के अंदर सबसे प्रसिद्ध शासक जो है बताया गया है, सबसे प्रसिद्ध रूलर जो है वो बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन, है ना, यानी ऐसे बर्तन जो स्टोन से बने हो, या हार्ड सरफेस हो जिसका, या मेटल की तरह जो हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इस तरह के पत्थर के ऊपर जो खुदे हुई चीजें होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो अभिलेख, अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो जैसे ये कोई आप किसी ऐसी जगह पे जाते होंगे जो काफी पुराने साइट्स वगैरह हैं, अगर आप वहां जाते होंगे तो देखते होंगे पत्थर है, पत्थर के ऊपर खोद खोद कर कोई चीज लिखी हुई होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। इसी को क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, इसी को कहते हैं। पत्थर जैसी चीजों पर या लोहे की चीजों पर जो खुदाई करवा के लिखवा दी जाती है। जैसे आप कोई बर्तन खरीदते होंगे,
ठीक है, कोई बर्तन वगैरह आप खरीदते हैं तो आप उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं। तो वो जो नाम लिखवाते हैं तो देखते हैं वो मशीन से लिखता है, जिसमें वो खोद खोद करके नाम लिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंस्क्रिप्शंस, और हिंदी में अभिलेख। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। प्राचीन अभिलेख जो सबसे पुराने थे, यानी एशियंट जो इंस्क्रिप्शंस थे या अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो थे, वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? तो वे सभी प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। किस लैंग्वेज में थे सर? तो प्राकृतिक लैंग्वेज में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? कहता है कि भाई जो अर्ली इंडियन हिस्ट्री है, इसके अंदर जो 6th सेंचुरी है, इसको ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहते हैं, या इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। एक तो डेवलपमेंट ये था कि आरंभिक राज्य और नगरों का उदय हो गया, राइज ऑफ अर्ली स्टेट एंड सिटीज, ठीक है। दूसरा भाई लोहे का बढ़ता प्रयोग, यानी कि इंक्रीजिंग द यूज ऑफ आयरन। तीसरा हो गया सिक्कों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉइन। तो ये तीनों तरह की चीजें जो है वो हुई थी इसके अंदर। तो ये सभी कारणों के कारण क्या कहा जाता है कि भाई भारत का इतिहास जो है, छठी शताब्दी जो एक टाइम था, ठीक है, ये यानी कि 600वां जो साल था, ये एक ऐसा साल था जिसमें भारत के इतिहास को काफी अच्छे से डेवलप किया, या उस वक्त जो है भारत काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलिगार्की से क्या मतलब होता है? ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। एक ऐसा समूह का शासन होता है यहाँ पे जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल करके एक ही राज्य को या एक ही जगह के शासन को चलाते हैं, एक ही जगह रूल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, यानी कि ग्रुप रूल। क्या मतलब होता है? सीधा सीधा मतलब होता है इसका ग्रुप रूल, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लगभग डैश से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। किस टाइम के पीरियड से धर्मशास्त्र एक ग्रंथ है, धर्मशास्त्र, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने, एक तो यहाँ पर आपको बता दिया किसने लिखा है, तो ब्राह्मणों ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पूछा जा रहा है कि किस टाइम पीरियड से इसको लिखना शुरू किया था। तो टाइम पीरियड पूछा गया है तो छठी शताब्दी से ही लिखना शुरू किया था, और इस चैप्टर में बेसिकली इसी टाइम पीरियड के बारे में आपको जानना भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। छठी से चौथी शताब्दी बीसी में, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व के अंदर टाइम उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा इसका। तो इन द 6th to 4th सेंचुरी बीसी डैश बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। कौन सा महाजनपद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था? तो देखिए वो था मगध। कौन था? मगध था, लेकिन मगध का नाम इसमें कहीं भी नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर होगा। तो मगध महाजनपद जो है बहुत ही पावरफुल हो गया था, ये आपको ध्यान रखना। मगध की पहले राजधानी राजगिरी थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, ठीक है। मगध के शक्तिशाली शासक जो है, मगध के जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही पावरफुल थे। उसका रीजन पूछा जा रहा है कि क्या था। तो देखिए मगध जो है, गंगा की सहायक नदियां हैं, सोन नदी, गंगा की एक सहायक नदी जो है, हेल्पिंग रिवर है, जिसका नाम है सोन नदी, इसके किनारे पर था। अब किसी भी एरिया के आसपास नदी अगर होती है तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। दूसरा, जंगल होता है, जंगल से हाथी बहुत अच्छे मिले थे। इवन जो सिकंदर आया था भारत में, जो भारत में सिकंदर अटैक करने आया था, वो भी यहाँ से हाथी लेने के लिए आया था। हाथी बहुत ही अच्छे मिलते थे और बहुत ही ज्यादा थे यहाँ पर। तो हाथी बहुत ज्यादा थे, तो एक से ज्यादा ऑप्शन हो गए तो आपको तो वैसे ही पता चलेगा कि भाई उपरोक्त सही इसका सभी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। और ऊपर से आयरन की माइनिंग। तो ये तीनों चीजें ऐसी थी जिस कारण मगध जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। और ये किस नदी के पास है? तो ये गंगा की सहायक नदी है, जिसका नाम है सोन नदी, उसके पास था ये, ठीक है। देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया कि आरंभिक में मगध की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो वो थी राजगिरी, ठीक है। कौन सी थी? राजगिरी, जो बिहार के अंदर है। बाद में क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? यानी कि जो अशोक के अभिलेख हैं, जो इंस्क्रिप्शंस है अशोक के, जो नॉर्थ वेस्ट में मिले हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें किस लैंग्वेज का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने यूनानी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, अरेमाइक और यूनानी यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्राकृतिक संस्कृत का इस्तेमाल नहीं किया था। जो भी नॉर्थ वेस्ट में मिले हैं इंस्क्रिप्शंस अशोक के, अशोक की धम्म नीति, अशोक के धम्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है। धम्म में जो बातें उन्होंने कही है ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। कौटिल्य जी ने इनकी हेल्प की थी, और कौटिल्य, चाणक्य, या एक और नाम है इनका विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 है, कलिंग का संबंध किस राज्य से है? यानी कि उस टाइम का जो कलिंग था वो आज का क्या है? उड़ीसा है। और कलिंग की लड़ाई के बाद ही अशोक ने लड़ाई करना या युद्ध से त्याग ले लिया था, ठीक है।
अर्थशास्त्र की रचना किसने थी? किसने की? इकोनॉमिक्स की रचना जो सबसे पहले किसने की? कौटिल्य ने की थी। और इनकी जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली वो आज के राजनीति विज्ञान की तरह है। मतलब इनके इकोनॉमिक्स में ये लिखा हुआ था कि किस तरह से राजपाट किया जाता है और किस तरह से एक राजा जो है अपने प्रजा की देखरेख करेगा और कैसे शासन करेगा। इंडिका की रचना किसने की? यानी इंडिका बुक किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज कौन थे? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये काम करते थे और ये ग्रीक से आए थे, यानी कि यूनान से आए थे। ये इतना आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। इन्होंने बुक लिखी है इंडिया के ऊपर, इंडिया की हिस्ट्री जिसमें लिखी है, जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो अशोक ने जो है विजय पर प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो है अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखने में दिक्कत हो रही है अगर तो छोटा करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप फटाफट से कि पहला सम्राट कौन सा ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया? तो अशोक इसका राइट आंसर है, क्योंकि कलिंग की लड़ाई जब हुई थी तो उसके बाद इन्होंने इतना जान मान की हत्या देखी और हत्या वगैरह देखी कि इनका मन जो है वो ऊब गया उससे कि भैया युद्ध नहीं करना। और इनका ये मानना था कि एक राजा को भी अपनी प्रजा की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए जैसे एक पिता अपने बच्चे की देखभाल करता है, मतलब बेसिकली सेवा नहीं देखभाल। तो इन्होंने उनको शिक्षित करने का जो है बीड़ा उठाया और अपने संदेशों को इन्होंने प्राकृतिक पत्थरों पर और पॉलिश करके स्तंभों बना करके अशोक स्तंभ जैसे बना करके उन्होंने पिलर्स पर लिखवाए और वहां पर कुछ व्यक्ति खड़े करे जो इनको पढ़ करके सुनाएंगे। स्वर्णगिरी, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है सोने का पहाड़। क्या मतलब होता है? माउंटेन, माउंटेन ऑफ गोल्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग में स्थित थे? जो लंबी दूर में व्यापार होता है, यानी कि ऐसा ट्रेड जो काफी डिस्टेंस ट्रेड रूट जिसको कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेड रूट जो काफी दूर तक जाता है। तो वहां पर कौन से जो है जगह जो है स्थित थी? तो तक्षशिला और उज्जैन ये वहां पर स्थित थे, ये आपको ध्यान रखना है। तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला में ही कौन थे? सबसे पहला विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला के अंदर ही बनाया गया था, इसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, महामात अधिकारियों का क्या कार्य था? ठीक है, यानी कि ऐसे ऑफिशियल्स, ऐसे वर्कर्स जो जो महामात थे, इनका बेसिकली क्या काम था? तो ये वही लोग थे जो धम्म का प्रचार करते थे, यानी कि प्रोपगेशन ऑफ धम्म। जो अशोक की जो धम्म नीति है, ठीक है, अशोक ने जो धम्म बनाए, इंस्क्रिप्शंस जो बनाए, स्तंभ जो बनाए, तो ये उनका प्रचार करने के लिए यही लोग गए थे, जिनको क्या बोला बोला जाता है? महामात। तो सवाल में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई धम्म का प्रचार करने जो अधिकारी जाते थे उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, महामात। तो आपको इसका राइट आंसर लगाना होगा। तो इस प्रकार से देखना है ताकि सवाल से जवाब और जवाब से सवाल बनाए जाते हैं ऐसे सवालों के अंदर, एमसीक्यू में। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता है? यानी ऐसी जगह मतलब ऐसी जमीन जो ब्राह्मण को दे दी गई है दान में, उसको अग्रहार कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रहार। ठीक है, ब्राह्मणों को जो दान में जमीन दी जाती है उसको अग्रहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशियाई मूल के थे? यानी ऐसे शासक जो मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे, तो वे थे शक। कौन थे? शक, डाउट नहीं भाई, शक। इसको शाक्य बोलते हैं भाई, ठीक है। सॉरी, शक, शाक्य नहीं। तो ये शाक्य से तो गौतम बुद्ध जो है बिलोंग करते थे, शाक्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डैश की उपाधि धारण की थी? जब द कुषाण रूलर्स वोर द टाइटल ऑफ डैश इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, तो टाइटल क्या था उनका? तो उनका टाइटल था देवपुत्र। ठीक है, देवपुत्र का मतलब क्या होता है? देवता का पुत्र या भगवान का बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टाइटल जो है कुषाण शासकों ने धारण किया था। कुषाण शासक का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था उसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क एक ऐसा राजा था जिसने सिल्क रूट पर अपना कब्जा कर लिया था। और जो सिल्क रूट जो था वो चाइना का था और किसी राजा ने उस पर जो है कब्जा नहीं कर पाया था कोई भी। पर कुषाण वंश का कनिष्क राजा ने उस पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त शासकों का इतिहास डैश की सहायता से लिखा गया? जो गुप्ता रूलर्स थे, ठीक है, गुप्त वंश के जो शासक थे, उनका इतिहास जो है वो कैसे लिखा गया, ये पूछा गया है। तो देखिए, लिटरेचर उस वक्त साहित्य भी अवेलेबल थे, सिक्के अवेलेबल थे, अभिलेख अवेलेबल थे। तो तीनों की ही मदद से उनके बारे में हिस्ट्री जो है उनकी लिखी गई है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। आपको हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिया जाए, ये ना दिया जाए,
तो ये आप आंसर टिक करके मत आ जाइएगा उस वक्त। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि सवाल जो है किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं और किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। प्रयाग प्रशस्ति का इसकी रचना जो है किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके प्री टर्म में अभी ये आया भी था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? सुदर्शन झील जो है इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्र दमन ने इनकी मरम्मत करवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गृहपति का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गृहपति का प्रयोग बेसिकली छोटे किसानों और जमींदारों दोनों के लिए ही किया जाता है, ठीक है। यानी ए और बी इसका राइट आंसर है। गृहपति नाम से थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा आप ही कि भाई गृह मतलब घर, पति यानी छोटे से एरिया का जो व्यक्ति होता है, ऑनर होता है उसको। तो छोटे किसान और जो जमींदार थे उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, किस वर्ड का? गृहपति का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हर्ष चरित्र किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो हर्ष चरित्र जो बुक है, ठीक है, ये जो है किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 इसी से रिलेटेड है कि भाई हर्षचरित्र जो है वो किस राजा के बारे में लिखी गई है? तो हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन राजा के बारे में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हर्षचरित्र, जो कि जिसकी लैंग्वेज संस्कृत है, और इसको वान भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? वान भट्ट ने। तो हर्षवर्धन के दरबार में वान भट्ट काम करते थे और उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। तो 3 क्वेश्चन बने हैं एक ही लाइन से, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी हो गया ना इसके अंदर वान भट्ट वाला। प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? ये पूछा जा रहा है। वूज डॉटर वॉज प्रभावती गुप्त, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है क्योंकि प्री टर्म में ये सवाल आया भी है आपका। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो सेकंड थे उनकी बेटी थी। जो आपके प्री टर्म के एमसीक्यूज है, प्लस में आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन पक्का 90% कंप्लीट हो गई है, इसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आप बुक्स वगैरह रेगुलर पढ़ रहे हैं तब तो और कोई बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, धनात्मक दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं? ठीक है, पॉजिटिव रिकॉर्ड जो है वो क्या होते हैं? तो दानात्मक अभिलेख जो है ऐसे अभिलेख होते हैं, अभिलेख का मतलब तो आप समझ गए, कुछ चीज स्क्रिप्टेड इंस्क्रिप्शंस जिसको कहते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं ये। दानात्मक जो दान में दी गई है, तो दानात्मक अभिलेख से धार्मिक को दिए हुए दान का विवरण होता है। यानी कि धार्मिक कार्य के लिए जो दान दिया जाता है, ठीक है, डोनेशन दी जाती है रिलीजियस के लिए, उनको क्या बोला जाता है? दानात्मक अभिलेख। तो आपको बाइलिंगुअल देने का मतलब यही था कि आप अगर आप इंग्लिश मीडियम में से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं, तो आप हिंदी में भी सुनिए या देखिए। इससे फायदा ये होगा कि कई बार ये ना वर्ड से आंसर पता चल जाता है अपने आप ही, वर्ड से ही आंसर मालूम चल जाता है। तो कैसे भी डिकोड आप कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझ में आता है, सुनने में आता है, या आप पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए तो और बेहतर है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही आपकी हेल्प करेगा बाइलिंगुअल। तो आप दोनों ही मीडियम के बच्चों को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो को, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हो। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता है? यानी कैटेगरी किसे कहते हैं? तो भाई व्यापारियों के संघ को क्या बोला जाता है? श्रेणी। द यूनियन ऑफ मर्चेंट, जो भाई व्यापार करते हैं उनको क्या बोला जाता है? कैटेगरी। ओके, इसका ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे टर्म्स वगैरह मिल रहे होंगे जो कि शायद आप अगर आप पढ़ ही नहीं रहे होंगे तो आपको पहली बार सुनने को देखा या सुनने को मिला होगा। बट बुक्स पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो भी चीज़ है बुक से हैं, और इतने ही सवाल नहीं, बहुत सवाल मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन सेम होंगे, बहुत सारे अलग होंगे, कुछ भी हो सकता है। आप सबसे बेहतर यही कि आप बुक को तो बेसिकली पढ़िए क्योंकि बुक का टाइम तो अब है ही, सब चीज़ तो बुक से है। फिर आपके पास प्री टर्म के आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी मिल जाएंगे। प्लस में आप टेलीग्राम पर जा करके हमारे पहले भी एमसीक्यूज देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में ये वीडियोस है आपके पास पर चैप्टर की बनी हुई है। और बताइए आपको क्या चाहिए, आराम से पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पेरी प्लस यूनानी शब्द भाषा का एक शब्द है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है ये, जिसका मतलब पूछा जा रहा है कि क्या होता है? तो इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा, सी वोयेज, वट एवर जो भी है ये, वोयेज ऐसी शायद, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज है ना सर। पेरीप्लस, पेरीप्लस का मतलब होता है भाई जो समुद्र की यात्रा पे व्यक्ति निकलता है, तो वो जो यात्रा कर रहा होता है उसको क्या बोला जाता है? पेरीप्लस। अब जब से सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेरीप्लस जो है वो किस
देश के लैंग्वेज से बिलोंग करता है या किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो वो यूनानी यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था, यानी कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें किस स्क्रिप्ट का जो है इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है, ब्राह्मणी और खरोष्टी। ठीक है, इन स्क्रिप्ट का जो है इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। मुद्रा शास्त्र, ठीक है, मुद्रा शास्त्र जो है वो क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए, मुद्रा मतलब पैसा, शास्त्र मतलब जो पैसों की चीज, मुद्रा मतलब पैसा नहीं, जो करेंसी होती है ना उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। तो भैया रुपया हो गया यानी कि कॉइन हो गया ये। तो कॉइन की स्टडी, शास्त्र मतलब जो उसके ऊपर अध्ययन करता है, तो सिक्कों की अध्ययन को क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र। यानी स्टडी ऑफ कॉइन क्या कहलाता है, ये मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 जेम्स प्रिंसेप से रिलेटेड है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्रह्म लिपि का, जो अशोक के टाइम में जो ब्राह्मणी लिपि का यूज जो उन्होंने किया था अपने धम्म के अंदर, कह रहा है इनका अर्थ उन्होंने कब निकाल लिया था, 1838 में। 1830s के अंदर जो है बेसिकली, ये 5 नहीं ये एस है, 1830 यानी कि 1830 का जो दशक था, यानी कि 1830 से लेकर के 40 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर ब्राह्मणी और खरोष्टी लैंग्वेज को इन्होंने डिकोड कर लिया था। और इसी टाइम पीरियड के अंदर यानी कि 1838 के बीच में, देखिए इन तीनों में से कोई भी टाइम पीरियड इसके बीच में नहीं आ रहा। दशक मतलब होता है 10 साल। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, दशक मतलब 10 साल हो गया। और टाइम पीरियड है 1830 से लेकर के 1840 तक, तो तीन में से तो कोई ऑप्शन के बीच में है ही नहीं, तो आंसर तो अपने आप ही ये हो गया। तो इस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने ब्राह्मणी लिपि में जो चीजें लिखी गई थी अशोक के धम्म के अंदर, उसको इन्होंने डिकोड कर लिया था। कनिष्क कहाँ का राजा था, तो भाई कुषाण वंश का राजा था, ये मैंने इनके बारे में ऊपर ही बताया था आपको। ठीक है, अभिलेख के जो साक्ष्य है, यानी कि अभिलेख की साक्ष्य सीमा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिलेख की साक्ष्य सीमा है, व्हाट इज द एविडेंस लिमिट ऑफ रिकॉर्ड। धुंधले अक्षर भाई देखने को मिलेंगे आपको, अभिलेख का टूट जाना, नष्ट हो जाना। यानी कि जो एविडेंस है, जो इंस्क्रिप्शंस की एविडेंस है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इसकी एक लिमिट होती है, कुछ टाइम बाद जा करके इसके अक्षर धुंधले हो जाएंगे, या ये अभिलेख जो है वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, या फिर ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये चारों ही चीजें जो है इसके साथ हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौर्य साम्राज्य का अंत जो है कब हो गया था। मौर्य साम्राज्य यानी कि इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक जो है इनके पोते थे। तो पूछा इनका अंत जो है वो कब हो गया था, तो 185 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 185 साल पहले ही जो है इनका जो साम्राज्य था, जो डायनेस्टी थी, एम्पायर था, वो कंप्लीट एंड हो गया था। हर्षवर्धन जो है वो कौन थे, हर्षवर्धन से रिलेटेड ऊपर तीन सवाल आपको देखने को मिले। चौथा सवाल ये बना कि ये किस राज्य के राजा थे या क्या थे, ये पूछा गया है। तो ये कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन। इनके ऊपर जो है किताब लिखी गई है, इनकी बायोग्राफी, जिसका नाम है हर्षचरित, जो वान भट्ट ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी, तो बहुत आसान आंसर है, अशोक का धम्म जो है बहुत ही फेमस है। अशोक का जो धम्म है वो बहुत ही फेमस है। तो धम्म के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म, ये किसने शुरू किया था, अशोक ने ही शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंदर जो सैनिक गतिविधियां थी, जितने भी मिलिट्री एक्टिविटी थी, वो कौन कंट्रोल करता था। तो एक समिति का व्यक्ति था, और एक समिति यानी एक कमेटी थी, और छह इसके लिए सब कमेटी बनाई गई थी। ये टोटल सात मिलकर के, यानी कि एक हेड थे और इसके सब हेड थे छह। एक हेड प्लस में तो छह सब हेड और सात, यानी कि सात कमेटियां जो है मिलकर के मौर्य एम्पायर के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी को देखती थी। क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और बहुत ही दूर तक फैला था, तो इसलिए इसको इसके लिए जो है इतनी कमेटियां बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जातक कथा। ठीक है, जातक स्टोरी जो थी ये किससे रिलेटेड है, तो ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा इसका। अगले चैप्टर में आपको महात्मा बुद्ध भी देखने को मिलेंगे, तो महात्मा बुद्ध से ये रिलेटेड है। काफी प्रचलित कथाएं ये महात्मा बुद्ध के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। ठीक है, तो कुषाणों ने किए थे। किसने किए थे, कुषाणों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के शुरू किए थे।
लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि डैश एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन बस जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति, डैश इज अ प्लॉट वेयर अ पर्सन सेटल, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के बस जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जनपद कहते हैं। और जब यही व्यक्ति बहुत यही जनपद जब बहुत बड़े हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इनको महाजनपद कहा जाता है। और मगध क्या था, एक महाजनपद था। ठीक है, तो 50 एमसीक्यू हमने इसमें कर लिए। 50 में से आपको कितने आते थे या आपके कितने सही हुए, ये आप नीचे हमारे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी अच्छी अच्छी लगी, बुरी लगी, आप बता सकते हैं। एमसीक्यूज कैसे हैं लगे आपको, सवाल कैसे लगे, ये बता सकते हैं। नीचे कमेंट जो है आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स। बाकी आप लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो करिएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगी जब बेल आइकन आपने ऑन कर रखा होगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतने आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।